गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। और जितने भी बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? बेटा सब कुछ परफेक्ट है तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। हम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के अंदर पहला पार्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा जो अपना पार्ट है बच्चों उसका नाम है मिडल प्लेन, यानी कि मध्यवर्ती मैदान। तो पर्वतों से आगे अब हम बात करेंगे मैदानों की, क्योंकि उत्तर के अंदर सारे के सारे पर्वत आपके क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और बच्चों हमने पर्वतों के अंदर सबसे लास्ट के अंदर जिस रेंज को पढ़ा था उस रेंज का नाम है शिवालिक, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ का इलाका है इसलिए इसको बोल देते हैं शिवालिक। और इसी को कहा जाता है आउटर हिमालय, यानी कि बाह्य हिमालय। तो उत्तर के अंदर यदि हम बात करें पर्वतों की तो सबसे लास्ट जो आपको रेंज पढ़ने को मिलती है वो शिवालिक पड़ती है। और यदि उत्तर के अंदर पर्वत खत्म हो चुके हैं तो मेरे दोस्त पर्वतों के बाद ये जो बीच का इलाका होगा, ये जो बीच वाला क्षेत्र होगा बच्चों, इस बीच वाले क्षेत्र को तैयार किया है इस हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों ने। और हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा तैयार किया गया जो मैदानी भाग है, उसी मैदानी भाग को हम मध्यवर्ती मैदान बोलेंगे। जिन मैदानों में बैठ के तुम पढ़ रहे हो ये आपके सारे के सारे मध्यवर्ती मैदान हैं। बच्चों इन मध्यवर्ती मैदानों को हम अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए 5 भागों में डिवाइड करते हैं। यदि ये हमारा हिमालय था जो खत्म हो चुका, तो हिमालय के खत्म होते ही यानी कि शिवालिक के ठीक नीचे सबसे पहला जो मैदान आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं बाबर मैदान। क्या बोलते हैं? बाबर मैदान बोलते हैं। बच्चों बाबर मैदान के बाद दूसरा हमारा जो मैदान होगा वो बाबर के ठीक नीचे का मैदान होगा, उसको हम बोल देंगे तराई मैदान। क्या बोल देंगे? तराई मैदान। बच्चों जब नदियां सारी की सारी मैदानी भाग में बहना स्टार्ट कर देगी तो उन 12 मासी नदियों के बिल्कुल जो समीप के मैदान होंगे जहां पर बाढ़ भी आती है हर साल, उनको हम बाढ़ के मैदान भी बोल सकते हैं। तो बच्चों वो बाढ़ के मैदान जिसको हम कच्छारी मैदान बोलते हैं, इन्हीं को खादर मैदान भी कहा जाता है। जो 12 मासी नदियां मैदानों के अंदर बहती है, यदि हम उन नदियों से दूर चले जाएं, ऊंचे चले जाएं, तो बच्चों 12 मासी नदियों से दूर के जो मैदान होंगे, ऊंचे जो मैदान होंगे, उन्हें हम बांगर बोलते हैं। और इन बांगर मैदानों की जो मिट्टी होती है बेटा वो पुरानी मिट्टी होती है, क्योंकि ये नदियों से दूर है। जो नदियों के बिल्कुल पास होंगे वहां नदियों के जल के द्वारा बार बार मिट्टी बहा के लाई जाएगी। बच्चों वो मिट्टी आपकी नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होगी, न्यू एल्यूवियल सॉइल होगी। और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदानों को ही हम क्या बोल देते हैं? खादर बोल देते हैं। और 5वां जो हमारा भाग होगा वो होगा डेल्टा। और ये डेल्टा क्या होता है? ये डेल्टा होता है एक ऐसा क्षेत्र जो नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमा करने से बच्चों बनता है। और ये अवसाद जो जमा होता है वो त्रिभुजाकार आकृति में मेरे दोस्त जमा होता है। ठीक है, कोई ना बात बेटा, 1-2 बार और बोलता रहो दीपक गोस्वामी। ठीक है, हाँ। तेरे अकेले को दिक्कत थोड़ी है, मुझे भी दिक्कत है बेटा, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन हम कनेक्टिविटी से ही जुड़े हुए हैं, है ना। चलेगा, हम बात करते हैं यहां पर एक एक मैदान को पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बाबर मैदान को। हेडिंग डालिएगा बाबर। यानी कि बाबर मैदान। बच्चों हम बात करें तो हमने शिवालिक पढ़ा। यदि ये हिमालय है और ये हिमालय का शिवालिक भाग है, तो बच्चों हिमालय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं, हिमालय क्षेत्र से जो नदियां निकल के आती हैं, ठीक है, इन नदियों के जल के द्वारा बच्चों जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहाकर लाए जाते हैं, ये कंकड़ पत्थर शिवालिक के ठीक नीचे वाले भाग में जमा हो जाते हैं।
और शिवालिक के ठीक नीचे इन हिमालयन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए इन कंकड़ पत्थरों से बने हुए अक्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, बाबर मैदान बोलते हैं। तो बाबर मैदान जो होंगे, पहले तो आपको इनकी लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड हैं, स्थित हैं। तो बच्चों ये होंगे आपके शिवालिक के ठीक नीचे, और नीचे वाली दिशा क्या होगी, दक्षिण होगी। तो शिवालिक के दक्षिण में स्थित मैदानों को हम क्या बोल देंगे, बाबर मैदान बोल देंगे। और इन बाबर मैदानों का जो निर्माण होगा बच्चों, वो किससे होगा, कंकड़ पत्थरों से होगा। अब ये कंकड़ पत्थर कौन बहा के लेके आया है, जल। और जल कौन सा, नदियों का। और नदियां कौन सी, जो हिमालय से निकल के आई हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो ये जो जल के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर हैं, जो ठीक शिवालिक के नीचे जमा हुए हैं बच्चों, इन्हीं को हम बोलते हैं जलोढ़ पंख। क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख बोलते हैं। इनको हम एल्यूविल फैन बोलते हैं। जलोढ़ पंख इनको कहा जाता है। ठीक है, बाबर जो मैदान होंगे ये अनउपजाऊ होते हैं बेटा। अनउपजाऊ क्यों होते हैं, क्योंकि इन मैदानों में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, और चट्टानी क्षेत्र के अंदर कभी भी भूमि की जुताई नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये क्षेत्र आपका क्या होगा, अनउपजाऊ क्षेत्र होगा। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जितनी भी नदियां आएंगी, हिमालयन नदियां बच्चों, वो हिमालय को छोड़ते हुए सबसे पहले जिन मैदानों में प्रवेश करेंगी वो मैदान कौन से होंगे, बाबर मैदान होंगे। तो एक पॉइंट आपको ये याद रख लेना है कि हिमालयन नदियां जो हैं बच्चों, वो सबसे पहले प्रवेश। तो आपसे कोई पूछ ले कि हिमालयन नदियां सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेंगी, तो आप बोल देंगे कि हिमालयन नदियां सबसे पहले प्रवेश मेरे दोस्त बाबर मैदानों में करेंगी। अब बाबर मैदानों के अंदर जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, तो इन नदियों का जल प्रवेश करते ही सारा का सारा कंकड़ पत्थरों के ऊपर तो नहीं बहेगा। तो बच्चों नदियों का जो कुछ जल होगा वो इन कंकड़ पत्थरों के नीचे चला जाएगा, चट्टानों के नीचे चला जाएगा। जब चट्टानों के नीचे जल गया है तो उसको हम बोल देंगे कि भाई नदियों का जो कुछ जल है ना, वो क्या हो चुका है, भूमिगत हो चुका है। तो नदियों का जो जल है बच्चों, वो भूमिगत, अंडरग्राउंड, क्योंकि चट्टानों के नीचे जल बहेगा तो उसी को तो अंडरग्राउंड बोलेंगे, हम अंडरग्राउंड वाटर बोलेंगे। तो नदियों का जो जल भूमिगत होगा वो भी कौन से मैदानों में होगा बेटा, बाबर मैदानों में होगा। कौन से मैदानों में होगा सर, बाबर मैदानों के अंदर नदियों का जल जो है वो भूमिगत होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर बाबर मैदानों के अंदर मवेशी पालन होगा, मतलब गाय, बछड़े, सांड, इनको किसान पालने का काम करेगा, मवेशी पालन होगा। ठीक है, बाबर जो मैदान है बच्चों, यहीं पर जलोढ़ पंखों का निर्माण होगा। कौन से पंखों का निर्माण होगा, जलोढ़ पंखों का निर्माण होगा। तो यह भी आपको याद रखना है कि जलोढ़ पंखों का यहां निर्माण होगा। ठीक है ना बेटा, तुम जो है ना वो रटने वाले बच्चे बनते जा रहे हो कि सर जी 4 पार्ट होते हैं। मैंने कितने बताए हैं, 5। तो बेटा 5 ही याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है ना, 5 ही याद रखते हैं। देखिएगा, इसका निर्माण भी नदी ने किया है, इसका निर्माण भी नदी ने किया है, इसका निर्माण भी नदी ने किया है, इसका निर्माण भी नदी ने किया है। तो इसका निर्माण मेरे दोस्त कोई पड़ोसी थोड़ी करके गया है, इसका निर्माण भी नदी ने ही किया है। ठीक है ना, तो आपको कितने पार्ट पढ़ने हैं, 5। ठीक है, किसी साथी टीचर ने 4 पढ़ा दिए तो उसने भी गलत नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त मैं 5 पढ़ाता हूं, क्योंकि इस डेल्टा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है ना, तो इस डेल्टा का निर्माण नदियां ही करती हैं बेटा, कोई और नहीं करके जाता है इसका निर्माण। ठीक है, जलोढ़ पंख क्या होते हैं, जलोढ़ पंख का मतलब होता है जल के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर।
मेरे दोस्त जल के द्वारा बहाकर लाए गए जो कंकड़ पत्थर होंगे वो एक चाप की बाती, एक आरक की बाती शिवालिक के ठीक नीचे ये जमा होंगे। और मेरे दोस्त जब ये एक आरक की बाती, एक चाप की बाती जल के द्वारा बहाकर लाए कंकड़ पत्थर जमा होंगे तो इनको हम बोल देते हैं जलोढ़ पंख। क्या बोल देते हैं? जलोढ़ पंख। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे, चलेगा। बाबर मैदानों में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, तो आज मैं मेरे दोस्त ये पॉइंट आप लोगों के लिए लिख के भी लेके आया हूं ताकि हमारा समय बचे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये गिरिपाद मैदान होते हैं, ठीक है, गिरिपाद। तो मेरे दोस्त गिरिपाद हमने क्यों बोला? क्योंकि हम बात करें तो ये है शिवालिक, शिवालिक, और शिवालिक के ठीक नीचे, तो शिवालिक के नीचे वाली दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। और मेरे दोस्त दक्षिण में क्या होते हैं? पैर। दक्षिण में क्या होते हैं? पैर। तो ये जो पाद नाम का शब्द है मेरे दोस्त जो पीछे जोड़ा गया है, इसका मतलब पैर ही होता है। क्या होता है? पैर। और गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। क्या होता है? पर्वत। तो बच्चों पर्वत के पैर, और पर्वत हमने शिवालिक को पढ़ा सबसे लास्ट, तो शिवालिक के जो पैर होंगे मेरे दोस्त इसी को तो बाबर बोला जाएगा। तो शिवालिक के पैर का मतलब है शिवालिक के दक्षिण में स्थित मैदान। तो मेरे दोस्त इसको हम शिवालिक गिरिपाद भी बोल सकते हैं क्योंकि ये शिवालिक के पैर हैं, यानी कि शिवालिक के पैरों को बाबर मैदान कहा जाता है। बेटा हम बात करें तो ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नदियां ही लेके आई हैं। तो हम बात करें तो पश्चिम में मेरे दोस्त सिंधु नदी और पूर्व में तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। तो सिंधु नदी से लेके तीस्ता नदी तक मेरे दोस्त आप लोगों को ये बाबर मैदानों का विस्तार देखने को मिलेगा। तो इन मैदानों का विस्तार है सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, ठीक है। हम बात करें बेटा कि ये जो आपके गिरिपाद मैदान होते हैं इनकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर होती है। चौड़ाई जो होगी ना ये अप्रोक्स होती है, लगभग होती है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं कि सर उस टीचर ने तो 10 से 12 बताया है, उस टीचर ने तो 6 से 8 बताया है और आप 8 से 10 बता रहे हो। तो मेरे बेटा ये अप्रोक्स होती है, लगभग होती है। क्या होती है? लगभग। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन कितना है तो तुम लगभग ही तो बताते होंगे ना कि 80 किलो वजन है मेरा। तो बेटा 80 किलो थोड़ी होगा क्योंकि तूने कपड़े भी डाल रखे होंगे 1.5-2 किलो के। तो बेटा तेरे सिर के ऊपर 250-300 ग्राम के बाल भी लग रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा शरीर के ऊपर मेरे दोस्त यदि 5-6 दिन तो हमने नहाए हो गए होंगे तो मैल भी होगा। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि 80 किलो वजन आपका फिक्स नहीं है, आपने लगभग बोला। वजन तोलने वाली मशीन के ऊपर चढ़ते ही तुमने तो बोल दिया मैं 80 किलो का हूं। 80 किलो का नहीं बेटा, एक्यूरेट वजन जो है ना वो तो बाद में निकल के आएगा। ऐसे ही बच्चों ये जो चौड़ाई है ना ये 8 से 10 किलोमीटर लगभग है। क्या है? लगभग है, ठीक है ना। तो चीजों को रटना नहीं है ज्योग्राफी के अंदर कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हम पढ़ते हैं कि भाई 15 करोड़ किलोमीटर है। अब बेटा वहां पर कौन मोटरसाइकिल लेके गया है पृथ्वी से सूर्य की तरफ है कि भाई हम माप के चले हैं 15 करोड़ किलोमीटर है। वो हमें बता दी गई, एक लगभग आंकड़ा दे दिया गया और उसी आंकड़े को हम बच्चों पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये पहले ही मैं बता देता हूं, समझ में आई बात? हाँ, तो ये लगभग का आंकड़ा है। तो 8 से 10 किलोमीटर आपको पढ़ना है। चलेगा, आगे आ जाओ फिर बच्चों। हम बात करें कि ये जो बाबर मैदान है इनका निर्माण कैसे हुआ। बेटा मैंने आपको बताया कि नदियों के द्वारा जो बड़े बड़े आकार के पत्थर, बजरी, कंकड़ बहा के लाए गए हैं तो उन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के द्वारा मेरे दोस्त इस बाबर मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जब यहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं तो आपको यह भी पता होगा कि यहां पर फिर नदियों का जल क्या हो जाएगा? अंडरग्राउंड हो जाएगा, भूमिगत हो जाएगा। तो नदियों का जो जल भूमिगत होता है वो कौन से मैदानों में होता है बेटा? बाबर मैदानों के अंदर होता है। कौन से मैदानों में होता है? बाबर मैदानों के अंदर नदियों का जल भूमिगत पाया जाता है।
आगे आ जाइएगा बच्चों। इन बाबर मैदानों की हम और विशेषताएं बताएं तो एक विशेषता जो ये है कि यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं होती है, ये खेतीबाड़ी के लिए बच्चों अनुपयुक्त है। यहाँ पर हम बात करें मवेशी पालन होता है, मतलब गायें बछड़े यहाँ पर पाले जाते हैं। बच्चों हम बात करें तो इन बाबर मैदानों के अंदर लंबी जड़ों वाले वृक्ष आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लंबी जड़ों वाले वृक्ष। ठीक है मेरे दोस्त, शिवालिक क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा कि साल के वन पाए जाते हैं, ठीक है, सागौन के पेड़ पाए जाते हैं, सरस के पेड़ पाए जाते हैं। ये लंबी जड़ों वाले जो सदाबहार वन हैं बच्चों, वो आप लोगों को इन बाबर मैदानों में देखने को मिलेंगे। और बाबर को हम क्या बोल देते हैं, जलोढ़ पंख भी बोल देते हैं, क्योंकि जलोढ़ पंखों का निर्माण मेरे दोस्त कौन से मैदानों में होता है, वो इन्हीं मैदानों में होता है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे, आगे आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं तराई। बेटा ये है आपका बाबर मैदान, और बाबर के ठीक नीचे के जो मैदान हैं ये आपके तराई हैं। क्या है बेटा, तराई मैदान है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर के ठीक नीचे है तो नीचे वाली दिशा क्या होगी, दक्षिण होगी, तो ये बाबर के दक्षिण में स्थित होंगे। और इनकी यदि मैं चौड़ाई की बात करूं तो बेटा लगभग 10 से 20 किलोमीटर इनकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। 10 से 20 किलोमीटर इनकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, हम बात करें कि इस तराई मैदान का निर्माण किससे हुआ है। तराई मैदान का निर्माण हुआ है बच्चों छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से, या उन छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जो चूरा है जिसको हम रेती बोल देते हैं, रेता बोल देते हैं, और साथ में मेरे दोस्त चिकनी मिट्टी। तो इस चिकनी मिट्टी, रेत और छोटे छोटे बारीक कंकड़ पत्थरों से बच्चों जो हिमालयन नदियां लेके आई हैं, उन्हीं से आपका मैदान बना है तराई मैदान। बच्चों जो नदियों का जल बाबर मैदानों के अंदर अंडरग्राउंड हुआ था, बाबर मैदानों के खत्म होते ही वो सारा का सारा जल तराई मैदानों में क्या आ जाएगा, वापिस लौट आएगा। जब तराई मैदानों में सारा का सारा जल नदियों का वापिस लौट आता है तो मेरे दोस्त इन्हीं मैदानों के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा, हाई होगा। भूमिगत जल स्तर बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जल नदियों का ऊपर आ चुका है। तो भूमिगत जल स्तर क्या होगा इन मैदानों में बेटा, ऊंचा होगा। यदि अंडरग्राउंड वाटर लेवल हाई है तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा नलकूप मिलेंगे, वाटर पंप मिलेंगे, बोर मिलेंगे, ट्यूबवेल मिलेंगे। तो नलकूपों की सघनता बच्चों आपको बहुत पास पास नलकूप ही नलकूप नजर आएंगे। तो नलकूपों की सघनता सबसे ज्यादा, आपसे कोई पूछ ले कि भाई कौन से मैदानों में, तो आप बोलोगे तराई मैदानों में। कौन से मैदानों में, तराई मैदानों में। ठीक है, तो नलकूपों की सघनता बच्चों सबसे ज्यादा कहां पर, तो आप बोलेंगे तराई मैदानों के अंदर। ठीक है, और हम बात करें तो इन तराई मैदानों में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सबसे ज्यादा शामिल है बेटा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा क्या है, शामिल है। ठीक है सर जी, कोर्स कब खत्म होगा, बेटा क्लास को बंद कर दे उसी समय कोर्स खत्म है ना भाई। तुम तो वही बात बोलते हो कि तुम बात करना कब बंद करोगे, तो बात करना कब बंद करना है, फोन बंद कर दो अपने आप हो जाएगा। तो बेटा सिलेबस जो है ना वो कभी कंप्लीट नहीं होता। कितनी बार चिल्ला चिल्ला के मैं बोलूं कि बेटा सिलेबस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुम नौकरी नहीं लग जाते, जब तक तुम यूपीएसआई में सेलेक्ट नहीं हो जाते, जब तक तुम दरोगा नहीं बन जाते, तब तक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ाई ना तुम्हारा पीछा छोड़ेगी और ना तुम्हें इसका पीछा छोड़ना है। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे का सिलेबस कभी खत्म होता ही नहीं है बेटा। ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, ये दिमाग से निकाल दो कि खत्म हो जाएगी, ये नहीं होगी खत्म। ठीक है, और इसको ना हम खत्म होने देंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं और तुम पढ़ना छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी। तो नलकूपों की सघनता सबसे ज्यादा देखिएगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं बच्चों। जिस गांव में आप रहते हो, यदि उस गांव से कोई नहर गुजरती है तो उस नहर के दोनों ओर खेतों में जाके देखोगे तो वहां पर बहुत सारे आपको ट्यूबवेल,
वाटर पंप, हेड पंप लगे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जहां से नहर गुजरती है, नहर के बिल्कुल दोनों ओर के जो खेत होंगे वहां पर ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा? ऊंचा होगा। और ग्राउंड वाटर लेवल यदि ऊंचा होगा तो वहां पर फिर नलकूप ज्यादा होंगे, नलकूप ज्यादा होंगे तो बच्चों सिंचाई ज्यादा होगी, सिंचाई ज्यादा होगी तो उत्पादन ज्यादा होगा। तो ये जो तराई वाला क्षेत्र है यहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। क्या होता है? उत्पादन भी होता है। ठीक है ना? चलेगा, आगे बढ़ेंगे। हम बात करें बच्चों, ये जो तराई मैदान होते हैं ये एक तरीके से दलदली, क्योंकि यहां पर नदियों का सारा जल बच्चों बहता है, दलदली और नमी युक्त क्षेत्र होता है ये आपका तराई मैदान। बच्चों सारा का सारा जल जब नदियों का यहां पर आ जाता है, सारा का सारा जल जब नदियों का यहां पर आ जाता है तो इन तराई मैदानों के अंदर बच्चों बड़े स्तर पे जनसंख्या भी निवास करती है। और जनसंख्या का काम क्या है? जनसंख्या का काम है पानी को खराब करना, पानी को दूषित करना, और वो सारा का सारा यूज किया गया जनसंख्या के द्वारा पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो नदियों के अंदर प्रदूषण हो जाएगा। जब दूषित पानी आएगा तो यहां पर जल प्रदूषण होगा। बच्चों जल प्रदूषण होगा तो यहां जल के अंदर क्या होगा? जल के अंदर मच्छर भी फैलेंगे। और उन मच्छरों के अंदर मेरे दोस्त हम बात करें तो एक मच्छर जिसका नाम है मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज नाम का मच्छर हमारे घरों तक पहुंच जाता है बेटा। तराई क्षेत्र में आने वाले जितने भी गांव शहर हैं तो उन घरों के अंदर मादा एनाफ्लीज नाम का मच्छर पहुंच जाता है। और ये मच्छर मेरे दोस्त अपने शरीर के ऊपर बैठ के काटना शुरू कर देता है। और ये जब काटता है तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ अपने ब्लड के अंदर छोड़ देता है और हमें हो जाता है मेरे दोस्त बुखार, उसको हम बोलते हैं मलेरिया। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मादा एनाफ्लीज नाम के मच्छर के काटने से होता है। और बेटा तराई क्षेत्र में ही आपको सबसे ज्यादा मलेरिया के केस देखने को मिलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मलेरिया के केस सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में, तो आप बोलेंगे तराई क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा मलेरिया के केस। ठीक है, तो यहां पर जो मादा मच्छर है कितनी खतरनाक होती है बच्चों? ये खून चूसती है, लेकिन जो नर मच्छर होता है वो बड़ा शरीफ होता है, वो फूलों का रस चूसता है। तो तुम देख लो नर और मादा, मादा बड़ी खतरनाक है मच्छरों के अंदर। ठीक है, मच्छरों के अंदर बच्चों। ठीक है, याद रखोगे बिल्कुल। मलेरिया के अलावा और भी बहुत सारी डिजीज मेरे दोस्त इस तराई क्षेत्र के अंदर होती है, क्योंकि बड़े स्तर पे जनसंख्या निवास करती है, बड़े स्तर पे जनसंख्या निवास करती है। हम बात करें तो यहां पर आपको घने वन नजर आएंगे और बच्चों जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है ये तराई। ठीक है, जैव विविधता वाला क्षेत्र। बच्चों हम बात करें तो यहां इसी तराई क्षेत्र के अंदर एक नेशनल पार्क आप लोग पढ़ेंगे, दुधवा। दुधवा नाम का जो नेशनल पार्क है बेटा, वो कहां पर पढ़ते हो तुम? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दुधवा जो नेशनल पार्क है ये कहां होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। कहां होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर। बच्चों ये जो तराई क्षेत्र है जहां नदियों का सारा जल जमीन के ऊपर लौट आया है, तो बच्चों जल है वहीं पर खेती बाड़ी अच्छी होगी, तो ये कृषि हेतु उपयुक्त है और ये आपका उपजाऊ क्षेत्र रहता है। कैसा क्षेत्र रहता है? उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, चलेगा भाई, आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका मैदान होगा वो होगा बांगर मैदान। बांगर मैदान कौन सा होगा समझ लीजिएगा बच्चों। जो नदियां होती हैं ना, नदियां, तो इन नदियों से दूर स्थित मैदान होते हैं ये। बेटा ये नदियों से दूर स्थित क्या होते हैं? मैदान होते हैं। नदियों से दूर स्थित आपके क्या होते हैं? मैदान होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे तो नदियों के जल के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती है बच्चों, वो दो तरीके की है। एक को बोलेंगे नई जलोढ़ मिट्टी, एक को बोलेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो बेटा जो जल के द्वारा पहले मिट्टी बहा के छोड़ दी गई, दोबारा वहां पर बच्चों मिट्टी नहीं पहुंच पाई, तो वो मिट्टी क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। तो जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी, तो उस पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान आपके क्या कहलाएंगे? बांगर कहलाएंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान क्या कहलाएंगे? बांगर कहलाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बच्चों ये मैदान आपका बना होता है।
नदियों से ये दूर होता है तो इसलिए इसको हम बोल देंगे ऊंचा मैदानी भाग। क्या बोल देंगे? ऊंचा मैदानी भाग। और इन मैदानों के अंदर जो मिट्टी पाई जाएगी वो चूना युक्त मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? चूना युक्त मिट्टी मेरे दोस्त पाई जाएगी। ठीक है ना। हम बात करें बच्चों, ये खेतीबाड़ी के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है क्योंकि मिट्टी क्या है? पुरानी। अब ज्यादा उपयोगी नहीं है तो इसको उपयोगी बनाना पड़ता है, और उपयोगी इसको किसान बनाएगा बच्चों मिट्टी के अंदर क्या डाल के? फर्टिलाइजर, उर्वरक। तो इन मैदानों के अंदर उर्वरकों का इस्तेमाल क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र है, पुरानी मिट्टी में इतनी ताकत नहीं होती, बार बार वहां पर खेतीबाड़ी की जा सके, उत्पादन लिया जा सके फसलों का। तो मेरे दोस्त फिर उस मिट्टी को उत्पादन के लिए तैयार करने हेतु उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, यूरिया डीएपी का क्या है? इस्तेमाल किया जाता है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, चलेगा बच्चों। उसके बाद बांगर के बाद याद रखना है आपको खादर। खादर जो होगा ये नदियों के समीप का क्षेत्र होगा। जो भी नदियां बहेंगी उनके समीप का क्षेत्र। तो बेटा नदियों के समीप का जो क्षेत्र है ना उसको हम क्या बोल देंगे? खादर बोल देंगे। ठीक है, खादर बोल देंगे। और साथ की साथ उसे हम क्या बोल देंगे? कच्छारी भी बोल देंगे, और बाढ़ का मैदान भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसे हम? बाढ़ का मैदान भी बोल देंगे। ठीक है, तो नदियों के समीप का ये क्षेत्र होता है, बाढ़ का मैदान इसे हम बोलते हैं। और बेटा जो नई जलोढ़ मिट्टी है, जब नदियों के पास का क्षेत्र है तो नदियों के जल के द्वारा बार बार मिट्टी बहा के लाई जाएगी, उस मिट्टी को हम न्यू एल्यूवियल सॉइल भी बोल देंगे। तो ये आपकी नई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र होता है बच्चों। यहाँ पर प्रति वर्ष मानसून के समय बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो बच्चों उस जल के द्वारा हर साल नई मिट्टी भी लाई जाती है, तो हर साल मिट्टी का नवीनीकरण हो जाता है इस खादर क्षेत्र के अंदर, जिसको हम बाढ़ वाला क्षेत्र भी बोल रहे हैं। यह नदियों के निचले क्षेत्र हैं या नदियों के समीप का क्षेत्र इसे हम बोल सकते हैं। मेरे दोस्त जब मिट्टी बार बार हर साल नई आ रही है तो नई मिट्टी के अंदर ताकत बहुत ज्यादा होगी, और ताकत ज्यादा होगी तो ये खेती बाड़ी के लिए क्या होगी बच्चों? बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी। बच्चों हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा बच्चों जो उत्पादन में बहुत ऊपर है, छोटे प्रदेश होने के चलते बच्चों उत्पादन में बहुत समृद्ध हैं। तो पंजाब के अंदर भी आप लोगों को नदियों के पास ये मैदान देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत सारी नदियां बहती हैं बेटा। हरियाणा के अंदर भी एक महत्वपूर्ण नदी यमुना बहती है। तो हरियाणा और पंजाब के अंदर जो आपके ये बाढ़ के मैदान होंगे उनको हम बेट के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं? बेट के नाम से पुकारते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट कमेंट करके बताइएगा भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा, सब कुछ क्लियर हो चुका है, आप लोग लिख चुके होंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब हम बात करते हैं पांचवा जो हमारा भाग है उसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं उसे? हम डेल्टा बोलते हैं। अब देखिएगा डेल्टा कैसे बनेगा कि कोई भी हिमालय क्षेत्र से नदी निकल के आ रही है, मान के चलेगा यहां से कोई नदी निकल के आई, और ये नदी जब निकल के आई तो मेरे दोस्त इस नदी के जल के साथ बहुत सारे सेडिमेंट भी आएंगे, अवसाद भी आएंगे, कंकड़ पत्थर रेता बजरी ये चीजें भी आएंगी, कूड़ा करकट गंदगी भी आएगी। तो बच्चों उसी को सेडिमेंट बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। और जल के द्वारा जो ये अवसाद बहाकर लाए जाते हैं तो मेरे दोस्त यहाँ जो खाड़ी होगी, इस खाड़ी में गिरने से पहले ये नदी सारा का सारा जो अवसाद है बेटा वो एक त्रिभुजाकार आकृति में जमा कर देगी, और इसी त्रिभुजाकार आकृति वाला ये क्षेत्र जो नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से बना
बेटा इसकी आकृति त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर होने के चलते इसका नाम क्या रख दिया गया? डेल्टा रख दिया गया। क्या रख दिया गया? डेल्टा रख दिया गया। ठीक है ना, डेल्टा रख दिया गया। एक बच्चा बोल रहा है कि सर जी मजा नहीं आ रहा, तो बेटा हम यहाँ कोई मालिश थोड़ी कर रहे हैं जो मजा आएगा, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ाई में जिसको मजा आएगा बेटा वही नौकरी लगेगा, वरना यूपीएसआई जैसी भर्ती हर किसी बच्चे के लिए थोड़ी है। जिसको मजा नहीं आ रहा इसका मतलब बच्चों बुढ़ापे में उसको सजा मिलेगी। ठीक है, बुढ़ापे में कहीं ना कहीं तुम कोयला खोदते मिलोगे। क्यों मिलोगे? क्योंकि फिलहाल तुम्हें जवानी में मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में, है ना बेटा। तो आपको जवानी के अंदर पढ़ाई में मजा आना ही आना चाहिए। नहीं आ रहा तो कोशिश करो मजा लेने की। ठीक है ना, कोशिश करो, आएगा मजा, क्यों नहीं आएगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर जी नलकूप क्या होता है? वाह भाई वाह, बहुत खतरनाक बच्चे हो यार तुम, नलकूप का नहीं पता। तारा सिंह ने गदर फिल्म में सकीना के लिए बच्चों नलकूप ही तो जमीन से उखाड़ा था। बेटा तुम किस सकीना के लिए उखाड़ दोगे? मेरे को तो लगता नहीं तुम उखाड़ दोगे। तो बच्चों जो डेल्टा होता है ये क्या होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित मेरे दोस्त, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो ये जो डेल्टा है ना, इस शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? डेल्टा शब्द किसने दिया है सबसे पहले? तो ये डेल्टा शब्द सबसे पहले दिया है हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस कौन है बेटा? हेरोडोटस वो है जिसको आप फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हो। हेरोडोटस के द्वारा बच्चों ये डेल्टा शब्द दिया गया था। ये जो हेरोडोटस है इसी ने सबसे पहले डेल्टा देखा था, और इसने डेल्टा देखा था बच्चों सबसे पहले नील नदी के डेल्टा को। तो बच्चों सबसे पहले जो डेल्टा देखा गया था विश्व में वो नील नदी का डेल्टा देखा गया था। और नील नदी के द्वारा जो ये गंदगी है मेरे दोस्त, ये जमा की गई थी ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार आकृति में। और इसकी आकृति मेरे दोस्त त्रिभुजाकार होने के चलते, ट्रायंगुलर होने के चलते हेरोडोटस ने बोला था कि ये क्या है? डेल्टा है। तो आकृति जो है ना इसकी कैसी होगी? ट्रायंगुलर होगी, त्रिभुजाकार आकृति होगी। आकृति कैसी होगी? त्रिभुजाकार। बेटा हम बात करें तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है दुनिया के अंदर वो कौन सा है? सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। उसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। बेटा ये जो सुंदरवन डेल्टा है ना ये 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस डेल्टे का निर्माण भी फिर किसने किया होगा? नदियों ने ही किया होगा। और वो नदी कौन सी होंगी? वो नदी एक तो है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। और गंगा और ब्रह्मपुत्र बच्चों जब दोनों मिल जाती हैं बांग्लादेश के अंदर तो उनको हम बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं बेटा? मेघना नदी। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बच्चों आपको ध्यान रखना है इस डेल्टे का निर्माण किया गया। ये जो सुंदरवन का डेल्टा है इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा?
क्योंकि बच्चों वन का मतलब जंगल होता है, पेड़ पौधे होते हैं, और यहां पर कौन सा वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जो डेल्टा होता है ना, ये बच्चों दलदलीय क्षेत्र होता है। दलदलीय क्षेत्र ये आपका होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें तो यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन सा वेजिटेशन आपको मिलेगा? मैंग्रोव। बच्चों मैंग्रोव वनस्पति आपको डेल्टाई क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगी। और मैंग्रोव वनस्पति एक ऐसी वनस्पति होती है जिसकी जड़ें धरातल के बाहर दिखाई देती है। तो जिसकी जड़ें धरातल के बाहर दिखाई दे जाए उसी को हम क्या बोल देंगे? मैंग्रोव बोल देंगे। बच्चों ये जो सुंदरवन डेल्टा है ना, जो 10,000 वर्ग किलोमीटर में मैंने आपको बताया, इस 10,000 में से 6,000 वर्ग किलोमीटर बच्चों ये फैला हुआ है बांग्लादेश में। और हम बात करें तो ये जो 4,000 वर्ग किलोमीटर है बच्चों, ये फैला हुआ है पश्चिम बंगाल यानी कि भारत के अंदर। पश्चिम बंगाल यानी कि भारत के अंदर, ठीक है। ये जो सुंदरवन का डेल्टा मैंने आपको बताया, इस सुंदरवन के डेल्टा में सबसे खूंखार टाइगर पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नरभक्षी टाइगर। नरभक्षी का मतलब जो इंसानों को ही मार के खा जाते हैं मेरे दोस्त, यानी कि सबसे ज्यादा वो टाइगर जिन्होंने लोगों को टारगेट किया हो बच्चों, उनको हम कैनिबल टाइगर बोल देंगे, नरभक्षी टाइगर बोल देंगे। कैनिबल टाइगर बोल देंगे, नरभक्षी टाइगर बोल देंगे, या हम उसको बंगाल टाइगर भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये आपको कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे? ये आपको सुंदरवन डेल्टा के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? यहां तक चीजें क्लियर हुई तो इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट बेटा कंप्लीट होता है, जिसका नाम था मिडल प्लेन, मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपना जो तीसरा भाग है बच्चों, अपना जो तीसरा भाग है उसका नाम है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। हम बात करेंगे पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। मेरे दोस्त हम बात करें तो अपने भारत के पश्चिम में आपको मरुस्थल नजर आएगा। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? बंजर भूमि, मतलब एक बैरन लैंड, जहां पर कुछ नहीं होता उसी को हम मरुस्थल बोलते हैं बेटा। ठीक है, और आपको पश्चिम के अंदर एक मरुस्थलीय क्षेत्र नजर आएगा। हम बात करें तो पश्चिम के अंदर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका नाम रखा गया है थार डेजर्ट। क्या रखा गया है? थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। आपसे मैं पूछ लूं कि इसका नाम थार मरुस्थल क्यों रखा गया है बच्चों? ये जो थार मरुस्थल है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है बेटा, और ये फैला हुआ है लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। और 2 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये थार मरुस्थल फैला हुआ है 2 देशों के अंदर। एक देश है बच्चों पाकिस्तान, और एक देश है भारत। ठीक है, हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये फैला हुआ है कौन से प्रांत के अंदर? सिंध प्रांत के अंदर। पाकिस्तान के कौन से प्रांत के अंदर? सिंध प्रांत के अंदर। बेटा पाकिस्तान के इसी सिंध प्रांत के अंदर एक गाय की नस्ल पाली जाती थी किसानों के द्वारा,
और उस नस्ल का नाम है थार पारकर। तो इस थार पारकर गाय की नस्ल के नाम पर बच्चों इस मरुस्थल का नाम रखा गया है। कहीं तुम बोलो कि महिंद्रा कंपनी की थार गाड़ी के नाम पर, तो बेटा ये थार गाड़ी के नाम पे नहीं, बल्कि थार पारकर गाय की जो नस्ल है ना, ये आपको ध्यान रखना है, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बड़े स्तर पे पाली जाती थी। और सिंध प्रांत में ये बालू रेत वाला क्षेत्र फैला हुआ है जिसको थार बोला गया, तो ये इस गाय की नस्ल के नाम पर ही बोला गया है। ठीक है, हम बात करें तो बच्चों भारत के अंदर हम बात करें तो ये कहां कहां फैला हुआ है। भारत के अंदर इसका विस्तार गुजरात के अंदर है, भारत के अंदर इसका विस्तार राजस्थान में है। और ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मेरे दोस्त ये फैला हुआ है। राजस्थान के बाद हम बात करें बच्चों, हरियाणा के अंदर भी थार के मरुस्थल का विस्तार है, और साथ ही साथ पंजाब तक मेरे दोस्त ये फैला हुआ है। ठीक है, तो भारत के अंदर ये इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। और थार मरुस्थल मैंने बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा क्या होगा, मरुस्थल होगा। भारत का सबसे बड़ा बच्चों मरुस्थल होगा। ये जो थार डेजर्ट है, इसी थार डेजर्ट में बच्चों आता है जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर। और राजस्थान का जैसलमेर अपने भारत के अंदर दूसरा सबसे कम वर्षा वाला स्थान है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर जो है ये दूसरा सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, तो दूसरा सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, वो आपका मेरे दोस्त जैसलमेर हो जाएगा। ये जो थार मरुस्थल है ये सबसे ज्यादा बेटा जनसंख्या वाला भी क्या होगा, आपका मरुस्थल होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल, यानी कि मरुस्थल के अंदर आपको पता है कि कौन रहना पसंद करता है, कोई भी नहीं रहना पसंद करता। लेकिन राजस्थान के अंदर तो आपको बालू रेत ही बालू रेत नजर आएगा। तो यहाँ बच्चों सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी मरुस्थल के अंदर क्या है, रहती है। ठीक है, तो ये थार मरुस्थल हम पढ़ रहे थे, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसको हम बोल सकते हैं। बच्चों अरावली पर्वत के पश्चिम के अंदर ये आपका मरुस्थल फैला हुआ है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बच्चों साल में क्या होती है, बारिश होती है। तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाती है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका मरुस्थल है। ये विश्व का ही सबसे ज्यादा घनत्व वाला मरुस्थल है। अच्छा, बारिश सबसे कम कहाँ होती है, लेह के अंदर। बेटा लेह के अंदर मैंने सबसे कम बारिश बताई थी आपको, यदि आप क्लास में थे तो अच्छे से आपने फिर पढ़ा नहीं। ठीक है, बात करें बच्चों तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। हम बात करें तो इस मरुस्थल के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, तो बच्चों उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी। लूनी जो नाम की नदी है ये भारत की सबसे नमकीन नदी है बच्चों। मोस्ट साल्टेड रिवर ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं। भारत की सबसे नमकीन नदी के रूप में किसे जाना जाता है, लूनी नदी को जाना जाता है। और ये लूनी नाम की नदी जो है वो अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है। तो बच्चों अजमेर जो शहर है राजस्थान का, वो कौन सी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे। ठीक है, लूनी को बच्चों हम नूनी बोलते थे, नूनी। और नूनी को ही क्या बोलते हैं, नमक।
तो इस नदी के जल में नमक की मात्रा ज्यादा होने के चलते ही इसका नाम क्या है, लूनी। क्योंकि मेरे दोस्त राजस्थान के लोग नून को लूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूण। और लूण के कारण ही ये क्या बनी, लूनी बनी। क्या बनी, लूनी बनी। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो यहां पर इस मरुस्थल के अंदर जब तेज हवाएं चलती हैं तो इन हवाओं के कारण बच्चों ये बालू रेत जो बहुत हल्का होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जमा होता है और जमा होकर बच्चों नई नई आकृति तैयार करता है। और उन नई नई आकृतियों में एक तो बालू का स्तंभ तैयार होते हैं और रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्ले मेरे दोस्त तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्ले क्यों बने, क्योंकि यहां पर जब तेज गति की हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आता है, तो मेरे दोस्त यहां पर एक स्थान से बालू रेत कट के दूसरे स्थान पर ऊंचाई पे जाके जमा हो जाता है। मासिन राम तो बेटा सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। कैसे पहनोगे तुम वर्दी, है बेटा? मेरे को तो ये लगता है कि तुम पैंट को सिर में डालोगे और शर्ट को टांगों में डालोगे, क्योंकि बेटा सबसे कम बारिश मासिन राम में बता रहे हो तो सबसे ज्यादा फिर तुम ले में बताओगे। कहां बताओगे, ले में। ठीक है, सारे काम उल्टे ही करने हैं। मतलब शादी होगी तो बेटा बारात तू नहीं लेके जाएगा, लड़की वालों को बोलेगा कि ना मेरे घर आनी चाहिए बारात। क्यों, क्योंकि सारा ही दिमाग में उल्टा छपा हुआ है। तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मेरे को ये लग रहा है कि टांग ऊपर और सिर नीचे है तेरा। ठीक है, एक बार घूम जा 270 डिग्री एंगल पे। हम बात करें तो जो ये भारतीय मरुस्थल है बेटा, यहां पर बहुत सारी खारे पानी की झीलें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर खारे पानी की बहुत सारी झीलें आपको देखने को मिलेंगी। और हम बात करें बच्चों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील है। तो याद रखना है, सांबर झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है बेटा, वो इसी मरुस्थल का हिस्सा है। इसके अलावा हम बात करें डिडवाना लेक, कौन सी लेक, डिडवाना। तो डिडवाना लेक भी कहां पड़ती है, राजस्थान के अंदर पड़ती है। तो सांबर और डिडवाना ये दोनों की दोनों साल्ट वाटर आपकी क्या हो जाएंगी, लेक हो जाएंगी। साल्ट वाटर क्या हो जाएंगी, लेक हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही हम पढ़ेंगे बच्चों, और बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। तो हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक चौथा बड़ा पार्ट हम कल शुरू करेंगे जिसका नाम होगा प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत को हम कल की क्लास में करेंगे डिस्कस। तो आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।